जय हिंद प्यारे दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। और आज की ये वीडियो क्लास 11th का आपका जो फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है, जिसे हिंदी में हम शारीरिक शिक्षा भी बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, क्योंकि आज हम बात करेंगे आपका फिजिकल का जो मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि 5 अक्टूबर 2023 को आपका ये एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो आपके इस दिन के एग्जाम की तैयारी के लिए इस वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं, और वो भी बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करके हम इसे समझेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए ये सैंपल पेपर क्योंकि सबसे पहले तो आपको अपने फिजिकल के मिड टर्म के पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा, ठीक है। साथ ही पेपर की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और सबसे इंपॉर्टेंट इस पेपर में हमने जो भी क्वेश्चन लिया है, जो आगे अभी हम पढ़ेंगे समझेंगे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके मिड टर्म के पेपर में पूछे जा सकते हैं, जिसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से आपको समझा दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए पहले पेपर के पैटर्न को देखेंगे। तो पेपर आपका 3 घंटे का आएगा और ये 70 नंबर का होगा, क्योंकि 30 मार्क्स की आपकी इसमें प्रैक्टिकल होती है, ठीक है। और ओके, तो एक बात जो मैं आपको हर एक सैंपल पेपर की वीडियो में कहता हूं कि आपको अपने हर एक सब्जेक्ट के आपके जो सामान्य निर्देश हैं ये जरूर पढ़ने चाहिए, क्योंकि इसी से आपको अपने पेपर का पैटर्न पता चल जाता है, ठीक है। जैसे फिजिकल एजुकेशन के पेपर में आपके टोटल जो है वो 30 प्रश्न होंगे, जिसमें 1 से लेके 12 तक के जो क्वेश्चन है वो 1 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी कि टोटल आपके 12 एमसीक्यू होंगे, ठीक है। फिर 13 से 16 जो है ये आपके 2-2 नंबर के टोटल 4 क्वेश्चन होंगे, और 17 से 26 ये 3-3 नंबर के हमारे 10 क्वेश्चन होंगे, और ये इनका जो आंसर है वो आपको 80 से 100 शब्दों में देना है, यानी कि आंसर शीट का 1 पेज बहुत है इसके लिए, ठीक है। फिर 27 से 30 ये हमारे 5-5 नंबर के टोटल 4 क्वेश्चन होंगे, और 5 नंबर का जो एक क्वेश्चन होगा इसमें से वो एक एमसीक्यू वाला रहेगा। बाकी 3 क्वेश्चन का जो आंसर है हर एक क्वेश्चन का वो आपको 150 से 200 शब्दों में लिखना होगा, ठीक है। तो जिन बच्चों ने पिछली वीडियो देखी थी उन्हें पता होगा कि ये जो वीडियो है ये हमारे पेपर नंबर 1 का पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें हम केवल 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन है इसको देखेंगे। अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो मिस कर दी है तो मैं आपको बता दूं, उसमें हमने 1 से 12, 13 से 16, 17 से 26 इसको देखा था, और तकरीबन 45 मिनट तक की वो वीडियो नहीं थी। अगर आपने मिस कर दी है, वीडियो नहीं देखी है, तो पार्ट 1 की वीडियो का लिंक आपको आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देख लेंगे। 30 क्वेश्चन होंगे, 12 एमसीक्यू, 13 से 16 2 मार्क्स के, 17 से 26 3 मार्क्स के, और 27 से 30 5 मार्क्स के, ठीक है। पिछली वीडियो का मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूं। जैसे कि पहले हमने 12 क्वेश्चन अपने एमसीक्यू वाले किए थे, बहुत ही बढ़िया बढ़िया और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के थे हमने, और आपने आंसर भी दिया था, बहुत अच्छा लगा था, ठीक है। बाकी फिर हमने कुछ चित्र वाले 2 क्वेश्चन किए थे 2-2 नंबर के, इनको भी कर लिया था, ठीक है। फिर 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन आए थे, और एमसीक्यू भी थे 3 नंबर में, तो वो सारे हमने कर लिए, ठीक है। अब जो आज की इस वीडियो का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 27 से। और ये कैसा क्वेश्चन है बच्चों? ये है हमारा बेसिकली एक स्रोत आधारित, ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन। 27 कहता है, स्रोत है, आपको इसे पढ़ना है। दिया गया है कि ओलंपिक खेलों को दुनिया की सबसे प्रमुख बहु खेल प्रतियोगिता के रूप में माना जाता है। अर्थात ओलंपिक खेलों में पूरे वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारे जो कंपटीशन है वो इसमें किए जाते हैं, और इसमें 200 से भी अधिक देश भाग लेते हैं, ठीक है। ओलंपिक खेल वे हैं जहां दुनिया प्रतिस्पर्धा करने, महसूस करने और प्रेरित करने के लिए एक साथ रहने के लिए आती है, यानी कि सभी एक साथ मिलकर खेलते हैं, ठीक है। अब हमें ओलंपिक खेलों के बारे में ये जो जानकारी दी गई है, इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और हमें उसका आंसर देना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, कि जो प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल थे, ठीक है, ये किस वर्ष आयोजित किए गए थे बच्चों? तो आप सभी को पता है कब हुए थे, 776 ईसा पूर्व में, ठीक है। आगे देखिए, ओलंपिक खेलों का जो सबसे बड़ा शासी निकाय है वो कौन सा है? तो कौन सा है फटाफट से बताएंगे। अंतरराष्ट्रीय ही होगा, बड़े की बात हो रही है, तो आपका ए और सी ये तो हट जाएगा, अब कौन सा बचेगा? ऑप्शन बी और डी। तो इसमें से कौन है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक खेल संघ, ये है बेसिकली, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, कि जो पहले आधुनिक ओलंपिक खेल थे ये कहां पर आयोजित किए गए थे भाई? तो आप सभी को पता है यूनान में किए गए थे। यूनान की राजधानी का क्या नाम है? एथेंस, यहां पे किए गए थे, ठीक है।
उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ओलंपिक आंदोलन का शासी निकाय है, जो भारत में है सबसे ज्यादा। इसके ओलंपिक आंदोलन की बात की जा रही है, खेल की नहीं, तो ओलंपिक संघ है भारत का ओलंपिक संघ। ठीक है, सबसे आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए मैराथन में एक ओलंपिक जो रजत पदक है ये जीता है। तो हम सभी को पता है एस मीराबाई चानू ने जीता था। ठीक है बच्चों, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 27 में जो 5th एमसीक्यू दिए गए थे वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहाँ से देख लेंगे कि एशियन जो ओलंपिक गेम्स हैं ये स्टार्ट हुए थे 776 BC में। ठीक है, ओलंपिक गेम्स में सबसे हाईएस्ट गवर्नमेंट बॉडी कौन सी है, तो इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स फेडरेशन है। एंड वेयर वाज द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन एंथेस, इट इज द कैपिटल ऑफ यूनान। एंड which among the following is the government body of Olympic movement in India? It is India Olympic Association। and the last one कि किसने जो सिल्वर मेडल है वो जीता था, तो वो थी एस मीराबाई चानू। ठीक है, तो ओके, तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 27 आपको समझ में आ गया होगा एमसीक्यू वाला। अब हम बात करेंगे अपने थ्योरी वाले क्वेश्चन की। ठीक है, और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा 28, और इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है, इसमें आपको एक अथवा यानी कि चॉइस भी मिल गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि सुयोग्यता क्या है, यानी कि आपको सुयोग्यता का अर्थ बताना है और सुयोग्यता के अंगों की व्याख्या करनी है। कुछ 5-6 अंग हैं जिसमें से आपको किन्हीं 4 की व्याख्या करनी है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि सुयोग्यता बेसिकली होती क्या है। तो सुयोग्यता जो है वो एक प्रकार की ऐसी क्षमता है जो एक व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए और उसकी संतुलित आजीविका के लिए उसे कुछ आदर्श रूप प्रदान करती है, जिसकी वजह से व्यक्ति का शारीरिक विकास भी होता है, साथ ही साथ मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास भी होता है। अब आप कहोगे सर जी ऐसे कैसे होता है, तो यही है इसके अंग। ठीक है ना, आइए अब इसके अंगों को समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है शारीरिक क्रिया या फिर गतिविधियां। बेसिकली जब आप किसी भी प्रकार के कोई शारीरिक क्रिया या फिर गतिविधि करते हो तो इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है और आपकी सक्रियता बढ़ती है। ठीक है, शारीरिक क्रिया करने से आपके स्वास्थ्य में सुधार आता है, स्वास्थ्य में विकास होता है और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। ठीक है बच्चों, दूसरा है संतुलित भावनात्मक जीवन। देखो हम सभी को पता है एक मनुष्य होने के नाते हमारे जीवन में उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं, सुख दुख का, ठीक है, गम और खुशी का, निराशा का, आशा का। ठीक है ना, तो इन सभी आंतरिक भावनाओं को, आंतरिक मनोवेग को नियंत्रित करने में सुयोग्यता बहुत महत्वपूर्ण होती है और साथ ही हमारे हमको खुश रखने के लिए बहुत अच्छा ये कार्य करती है। ठीक है, आगे बात आती है थर्ड है बौद्धिक कल्याण या फिर बौद्धिक सुयोग्यता। बेसिकली देखो सुयोग्यता जो है वो एक सकारात्मक, एक बौद्धिक रवैये का आधार होती है। जैसे कि हमारा जो एटीट्यूड है, हमारी मेंटलिटी जो है, हमारी सतर्कता, ठीक है, और आने वाले फ्यूचर के लिए हमारी क्या सोच है, ये सभी इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, फिर आती है आध्यात्मिक कल्याण या फिर सुयोग्यता, यानी कि स्पिरिचुअल जिसे हम बोलते हैं। बेसिकली इससे क्या होता है ना, व्यक्ति जो है वो नैतिकता की दृष्टि से बहुत अच्छा बनता है और नैतिक रूप से शांत बनता है। फिर पांचवी है आपकी व्यावसायिक कल्याण। बेसिकली यह व्यक्ति को एक कठिन कार्यकर्ता और ईमानदारी से रोजी रोटी कमाने के लिए प्रेरित करता है और यह काम और आराम के बीच में संतुलन प्राप्त करने में भी मदद करता है। कौन? व्यावसायिक कल्याण। ये हमारे रोजी रोटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और आखिरी है तनाव प्रबंधन में मदद, क्योंकि देखो ये एक तरह से हमें बहुत सारे मानसिक तनाव होते हैं, अवसाद, चिंताएं होती हैं, तो उन सभी को कम करने में सुयोग्यता हमारी मदद करती है। और ये जो खुशी और गम के बीच के जो हार्मोन्स होते हैं ना, डोपामिन हार्मोन्स हो गए और भी जो हार्मोन होते हैं, तो इन सभी को संतुलित करती है। कौन? सुयोग्यता। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना कि सुयोग्यता क्या होती है और इसके कुछ अंग। और इसको इंग्लिश में देख लो कि कॉम्पिटेंस क्या होता है। ठीक है, कॉम्पिटेंस होती क्या है और इसके क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं। तो फिजिकल एक्टिविटीज, ठीक है, बैलेंस्ड इमोशनल लाइफ, इंटेलेक्चुअल वेलबींग, ठीक है, स्पिरिचुअल वेलबींग, एंड एक यहाँ पे आ जाता है आपका ये ऑक्यूपेशनल वेलफेयर एंड दी हेल्प इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात आती है दूसरे वाले क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, जिसे हम CWSN के दिव्यांग बोलते हैं, इनके लिए जो एक परामर्शदाता होता है, आपको इसकी भूमिका बतानी है। तो आइए एक परामर्शदाता की भूमिका को समझते हैं। देखिए परामर्शदाता जो है एक CWSN दिव्यांग बच्चे के लिए क्या योगदान निभाता है, समझिए।
परामर्शदाता की सहायता से जो दिव्यांग बच्चे हैं इनके जीवन में सकारात्मक योगदान होता है, उनकी वृद्धि और विकास होता है। कैसे? क्योंकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बचपन से ही व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम न केवल उनके शैक्षणिक योग्यता के लिए बल्कि उनके भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए, सामाजिक तालमेल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अर्थात ये जो परामर्शदाता होते हैं ये किसी दिव्यांग को ऐसा नहीं कि जब वो किशोर हो गया तभी उसकी सहायता करते हैं, नहीं, जब वो बचपन में ही दिव्यांग होता है 2-4 साल का, 5-7 साल का, ठीक है ना, तभी से ही उसके लिए व्यक्तिगत कार्यक्रम उसके लिए लगाने शुरू कर दिए जाते हैं, जो कि उसके लिए शैक्षणिक मामले में बहुत अच्छे होते हैं, भावनात्मक मामले में अच्छे होते हैं और सामाजिक तालमेल बिठाते हैं। ठीक है, परामर्शदाता जो है वो किस रूप में विकलांग है उसके अनुसार उनके लिए सेमिनार को आयोजित करवाते हैं ताकि लोगों को, जो बच्चे हैं, उनको मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, परामर्शदाता व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम में जो बच्चे होते हैं इनके अभिभावकों को भी बुलाते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि आपका बच्चा अब कैसा जो है वो इम्प्रूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, साथ ही साथ जो परामर्शदाता होता है वो विद्यालय से और आप उस बच्चे को पढ़ाने वाले जो शिक्षक होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनसे परामर्श लेता है, उनका सहयोग लेता है और इन बच्चों के लिए एक अच्छा वातावरण, एनवायरनमेंट तैयार करता है ताकि इनके अंदर वो भावना ना आए कि हम विकलांग हैं, हमारे साथ में भेदभाव किया जाता है, ऐसी कोई भावना ना आए, इसके लिए काम करता है। ठीक है, अन्य विद्यालयों, अन्य समाज के अन्य पेशों के विशेषज्ञ जैसे कि व्यावसायिक चिकित्सक हो गए, मनोचिकित्सक हो गए, भौतिक चिकित्सक हो गए, अन्य सहयोगों की सहायता से परामर्शदाता क्या करते हैं, इन बच्चों के लिए शिक्षा की, जिन्हें जो पढ़ना चाहते हैं, जिनके लिए आवश्यकता है, उनकी समय समय पर पहचान करते हैं, उनके लिए बेसिकली नियम वगैरह बनाते हैं, ये चीजें। ठीक है, तो एक परामर्शदाता की क्या क्या भूमिका है एक CWSN बच्चे के लिए, दिव्यांग के लिए, वो यहाँ पे आप समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इंग्लिश में देखिए कि रोल ऑफ कंसल्टेंट क्या है, इसका रोल CWSN स्टूडेंट के लिए, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ABCDE, उसके बाद में एक ये आपका लास्ट वाला। ठीक है, ओके, तो चलिए अब हम बात करेंगे बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 29। और इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति होती है, जिसे इंग्लिश में हम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बोलते हैं या फिर शॉर्ट फॉर्म बोलें तो IOC। ठीक है, आपको इसके मुख्य कार्य या फिर जो इसकी भूमिकाएं हैं वो यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो किसी भी ओलंपिक आंदोलन के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले वो खेल कहाँ पे खेले जाएंगे उस स्थल का निर्णय लिया जाता है। तो सबसे पहले काम क्या हो गया इसका, ओलंपिक खेलों के आयोजन का स्थल का निर्णय लेना। ठीक है, चलिए पता चल गया कि कहाँ पे खेले जाएंगे। फिर इन खेल के कार्यक्रमों में कौन कौन से देश आएंगे, ठीक है, और कौन किस किस देश की किस किस टीम को यहाँ पे जो है खेलने का मौका दिया जाएगा, उन सभी का चयन करती है। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट, खेलों में खेलने के लिए, हर एक कंपटीशन के लिए, हर एक प्रतियोगिता के लिए कुछ मौलिक नियम होते हैं, उनको ये बनाती है। कुछ चेंज वगैरह करना होता है, जो पुराने नियम चले आते हैं तो उनको चेंज भी करती है। ठीक है, जितनी भी खेल संस्थाएं होती हैं उन सभी को बढ़ावा देती है और उनकी सहायता करती है। ठीक है, खेलों में नैतिकता के साथ साथ खेलों के माध्यम से युवाओं को शिक्षा भी प्रदान करती है। साथ ही साथ खेल कूद के माध्यम से संस्कृति, शिक्षा, इन सभी को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की जो खेल संस्थाएं ये क्या करती हैं, खिलाड़ियों को यहाँ पे लेके आते हैं, खेल खिलाते हैं। तो इससे पहले तो उनका स्वास्थ्य विकास होता है, साथ ही उनका सामाजिक विकास होता है और व्यावसायिक विकास भी होता है। कैसे, आने वाले फ्यूचर में वो अपने खेल सर्टिफिकेट के आधार पे किसी भी कार्य के लिए कुछ % छूट को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ओलंपिक आंदोलन को प्रभावित करने के लिए कोई भी भेदभाव, किसी भी प्रकार का पक्षपात यदि हो रहा होता है तो ये उसे खत्म करती है। ठीक है, साथ ही साथ नौवा ये है, देखो मेनली क्या है कि खास करके महिलाओं को ना इन मामलों में कम खिलाया जाता है खेल वगैरह। ठीक है ना, तो ओलंपिक जो कमेटी है वो महिलाओं को और ज्यादा भागीदारी लेने के लिए प्रोत्साहन करती है और उनकी सहायता भी करती है इस मामले में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 29, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मुख्य कार्य या फिर जिसे हम भूमिका कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे अपने इस क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन की। तो मेन फंक्शंस या फिर मेन रोल क्या है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के, वो देख लेंगे। ABCDEFGHI। ठीक है, आप यहां से पढ़ लीजिएगा।
अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। बहुत अच्छे से समझिएगा, दो क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये है 30 का कि जो यौगिक क्रियाएं होती है, टोटल 6 हैं, आपको इन 6 की 6 जो यौगिक क्रियाएं हैं इन सभी का वर्णन करना है। ठीक है, और अथवा में देखिए इसी क्वेश्चन का दूसरा बड़ा पार्ट है कि जो नैतिक क्रिया है ये क्या होती है, और जल नैतिक प्रक्रिया की जल नैतिक की जो प्रक्रिया है वो आपको बतानी है और इसके लाभ आपको बताने हैं। तो पहले हम जो क्रियाएं हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, देखिए यौगिक क्रियाएं जो हैं ये शरीर की आंतरिक और बाहरी शुद्धिकरण की प्रक्रियाएं हैं जिसमें 6 प्रक्रियाएं शामिल हैं। इसीलिए इन यौगिक क्रियाओं को हम षट कर्म क्रियाएं भी बोलते हैं। सबसे पहले है बच्चों नैति। नैति जो है नासिक मार्ग को साफ करने और शुद्ध करने के लिए होती है, यानी कि हमारा जो नाक का मार्ग होता है इसके लिए। दूसरी है धौती, ये हमारी आहार नली, यानी कि जो हमारा हम जहाँ खाना खाते हैं, जो खाना हमारे पेट में जाता है, पाचन तंत्र तक पहुंचता है, वो जो आहार नली है उसकी सफाई के लिए होती है ये। फिर नौली आती है, ये हमारे जो अमाशय हैं, ठीक है, इनके अंगों की मालिश और सशक्तिकरण करने की क्रिया होती है। ठीक है, चौथा है बच्चों कपालभाति। कपालभाति आप सभी को पता है कि ये मस्तिष्क का जो हमारा अग्रभाग है इसके शुद्धिकरण के लिए और जो हमारी श्वास की तकनीक है इसको अच्छा बनाने के लिए होती है। ठीक है, फिर पांचवा है बस्ती, ये आंत को देने व सुदृढ़ बनाने की तकनीक होती है। और त्राटक जो है ये गहन ध्यान लगाने की प्रक्रिया है जो कि हमारी एकाग्रता की शक्ति को मजबूत करती है, ध्यान लगाने की शक्ति को बढ़ाती है। ठीक है, तो ये है यौगिक क्रिया टोटल 6। किस किस यौगिक क्रिया को किस किस के लिए किया जाता है वहां पे देख सकते हैं। नैति नासिक मार्ग, धौती आहार नली, ठीक है, नौली अमाशय के लिए, कपालभाति मस्तिष्क के लिए, बस्ती आंत के लिए और त्रटका ध्यान के लिए। ठीक है, अब इसमें जो नैतिक क्रिया है ये हमें बतानी है होती क्या है, तो बता तो दिया ही है। अब बारी आती है जल नैतिक की प्रक्रिया के बारे में और इसके लाभों के बारे में। उससे पहले आप जो यौगिक क्रिया हैं इन सभी को इंग्लिश में देख लो। ठीक है, नैति, धौती, नौली, कपालभाति, बस्ती और त्रटका, यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं कि कौन सी किस किस के लिए की जाती है। ठीक है, अब अथवा में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अब हम जो अथवा वाला क्वेश्चन इसको करेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम नैतिक क्रिया की बात करते हैं कि नैतिक क्रिया होती क्या है। तो षट कर्म में ये जो नैतिक क्रिया है ये सफाई तकनीकों में से एक है जो हमारे नासिक मार्ग की सफाई या फिर साइनस सिंचाई शामिल है। ठीक है, अब ये दो प्रकार की होती है, एक जल नैति और दूसरी होती है सूत्र नैति। तो हमें बताना है किसके बारे में, जल नैति के बारे में। तो जल नैति भारत का एक प्राचीन योग तकनीक है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पानी की सफाई, जहां पर चिकित्सक नैति पेट का उपयोग करके नमकीन पानी से नाक का जो कुआ होता है इससे बाहर निकालते हैं। आइए एक एक करके समझते हैं तकनीक क्या होती है जल नैति की। तो जल नैति की तकनीक के लिए देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट तो ये है कि घोल बनाने के लिए 1 कप गर्म पानी में आधा चम्मच नमक मिलाया जाता है। ठीक है, अच्छा परिणाम आ सके इसके लिए शुद्ध नैति नमक का उपयोग करना बेहतर है, यानी कि शुद्ध जो नमक है इसका उपयोग करना चाहिए। ठीक है, नैति पॉट में नमक और पानी का घोल डालें, टोंटी को किसी एक नथुने में लगाएं, यानी कि जो होते ना पाइप जो, उसको किसी अपने नाक के एक नथुने पे लगाना है। ठीक है, फिर शंकु को नथुने में रखा जाना चाहिए और कुछ जेंटल विस्ट की मदद से अच्छी तरह से अंदर सील से कर देना चाहिए। ठीक है, पानी को सीधे नथुने में बहने दें और फिर अपने सिर को एक तरफ झुका लें। ठीक है, ताकि पानी जो है वो ऑटोमेटिकली दूसरे नथुने से बाहर निकल सकेगा। ठीक है, और इस प्रक्रिया के दौरान आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपने मुंह से सांस लें। ठीक है, नाक से नहीं, नाक से सांस नहीं लेनी आपको। ठीक है, इसके अलावा आपको यह भी सुनिश्चित करने की जरूरत है कि जब पानी नथुने के बीच बह रहा हो तो आप ना तो इसे सूंघें ना तो इसे निगलें, अन्यथा आपको खांसी भी आ सकती है या फिर आपके नाक में पानी चला जाएगा तो आपको बड़ी दिक्कत भी हो सकती है। ठीक है, अंतर विरोधी अर्थात यदि आप लगातार नाक से आपके खून बह रहा है तो आपको जलनेति की प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए। जलनेति का अभ्यास जो कोई विशेषज्ञ जो है इसी के मार्गदर्शन में करना चाहिए। क्या क्या फायदे जलनेति करने के, तो सबसे पहला कि एलर्जी की जो समस्या है वो खत्म होती है, सांस लेने में सुधार आता है या फिर अस्थमा में सुधार आता है, नाक के टपकने को खत्म करता है, साइनाइटिस जो है या फिर पुराना जो साइनस संक्रमण होता है इसको ठीक कर देता है, आम सर्दी के प्रतिरोध में सुधार लाता है और गंध की जो भावना है, आपके सूंघने की जो क्षमता होती है उसको भी अच्छा कर देती है। ठीक है, तो जलनेति की प्रक्रिया क्या है आप ये समझ गए, और जलनेति का जो फायदा है वो क्या है ये भी समझ गए।
आप देख लीजिए कि नैतिक क्या होती है, जल नैतिक क्या है, जल नैतिक का क्या यहाँ पे टेक्निक है। तो ए बी सी और डी यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद फिर इसके कुछ बेनिफिट्स आ जाते हैं। ठीक है, किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, कौन कौन नहीं करता, वो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये बेनिफिट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से हमने आज की इस वीडियो के हमारे 5-5 नंबर के जो भी क्वेश्चन थे वो यहाँ पे कर लिए हैं कंप्लीट। ठीक, ओके। तो आई होप कि आज के इस पेपर के जो हमारे 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन थे ये आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, एक चीज और कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस पेपर के पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है, जिसमें हमने एक नंबर के एमसीक्यू, 2 नंबर के क्वेश्चन और 3 नंबर के क्वेश्चन कर लिए थे, 1 से 26 तक के क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इस वीडियो को जाके जरूर देखना। लिंक आपको मैं आई बटन में दे दूंगा या फिर जब अभी वीडियो एंड होगी तो यहीं पे अभी शो कर जाएगी। ठीक है, उसको देख लेना, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 1 का लिंक दे दे रहे। बहुत सारे सोर्स मैंने आपको बता दिए। ठीक है, कहीं से भी आप जाके पार्ट 1 को जरूर से देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो एंड हो जाती है। और अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सिंपल सा आपने करना क्या है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर से शेयर कर देना, ताकि आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कैसे? जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल पे सेट करेंगे। ठीक है, बाकी चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।